विश्व की दूसरी सेकेंड हाईएस्ट, विश्व की दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, देखो डेड सी, मृत सागर, हिंदी में लिखे मृत सागर, अंग्रेजी में लिखे डेड सी। हाँ मृत सागर, मृत सागर। विश्व की दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील मृत सागर, डेड सी। कहाँ है भैया? ये कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के बाउंड्री पे है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, नमक वाली झील का मतलब समझते हो बात ना, मतलब प्रति 1000 ग्राम पानी में ज्यादा नमक किसमें है? तो किसमें? वॉन झील में। और दूसरे सेकंड नंबर पे किसमें है? मृत सागर में। अमृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बाउंड्री पर, लिख लो। जहाँ मृत सागर लिखे हो ना वहां लिख दो जॉर्डन प्लस इजराइल। जहाँ मृत सागर लिखे हो वहां लिख दो जॉर्डन प्लस इजराइल, जॉर्डन प्लस इजराइल। जहाँ मृत सागर लिखे हो वहां लिख दो जॉर्डन प्लस इजराइल। इन दोनों की सीमा पर क्या है? डेड सी, मृत सागर। अच्छा एक चीज और लिख दो, जहाँ वॉन लेक लिखे हो ना वहां लिख दो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मतलब कि वॉन लेक में कितना नमक है? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। वॉल लेक में कितना नमक है? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम में वॉन लेक में कितना नमक है? 330 ग्राम। सोच लीजिए कितना ज्यादा नमक है। समुद्र में औसत कितना नमक है? 35 ग्राम। समुद्र का औसत नमक 35 ग्राम, इसमें 330 ग्राम है। अब लिख लो, जहाँ डेढ़ से लिखे हो वहां लिख दो 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। डेढ़ से में कितना नमक है? 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। डेढ़ से में कितना नमक है? मृत सागर में कितना नमक है? अरे वो लिखवा है वॉन झील में नमक, वॉन झील में 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। उल्टा लिख दिया क्या? है ना, कॉपी खराब हो जाता है कारकुट करने से। 330 ग्राम वॉन झील में, 330 ग्राम क्या? हाँ मृत सागर में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अगला लिखो, विश्व की तीसरी सबसे अधिक, लिख दिए जॉर्डन इजराइल में है। अरे डेट से जॉर्डन इजराइल में लिख दिए। हाँ तो नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए भैया, विश्व की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, विश्व की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, विश्व की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, देखो ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। हाँ ग्रेट साल्ट लेक नाम है उसका, ग्रेट साल्ट लेक, GREAT, ग्रेट, SALT साल्ट, LAKE लेक। हिंदी में लिख दो ग्रेट, ग्रेट साल्ट, साल्ट लेक। इसको हिंदी में महान नमक झील मत लिख देना, नाम को हिंदी अंग्रेजी दोनों में सेम रहता है। ऐसा नहीं कि माइकलसन का नाम है तो माइकल का बेटा है ना, जैक्सन का नाम है तो जैक का लड़का जैक्सन। यह है अमेरिका में, USA में है। कहाँ है भैया? अमेरिका में है, लिख लीजिए USA में है। 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अभी इतना भी तो ठंड नहीं है कि भैया लोग नहीं आए क्लास में। अभी तो रोज धूप निकल रहा है, दोपहर में गर्मी हो जा रही है। गलत है, हालांकि ये भी गलत है। इस तरह का ठंड तो हम लोग का पहले नवंबर में हुआ करता था। इधर 3-4 सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोची का एग्जाम है। अच्छा पार्ट GD का भी है, ग्रुप जनरल ड्यूटी, SSGD आज है ना, संडे को होता है कंपटीशन का एग्जाम। हो गया, बन गया। अब आइए नेक्स्ट, अब चलिए ये तो हो गया। अब लिखिए, ये तो नमक वाली झील क्रम से 3 गो हो गया। अब पूरे दुनिया में सबसे बड़ी झील, नमक वाली सबसे बड़ी, एरिया में सबसे बड़ी, कैस्पियन सागर। लिख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। कई देश में है, रूस में भी है, ईरान में भी है, कजाकिस्तान में भी है। ये आपकी जिम्मेवारी देता हूं, मैप में देख करके लिख के ले आइएगा कैस्पियन सी किस किस देश की बाउंड्री को छूता है। सबसे बड़ी झील पहली बार सुन रहे हो क्या कैस्पियन? अब इसको पहली बार सुन रहे हो तो बहुत गड़बड़ बात। अरे कई देशों में है सर, ये आपको मैं होमवर्क दिया कि आप खुद से देखिएगा जाके कैस्पियन सी खोजिएगा और फिर देखिएगा कई देश, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, कई देशों की बाउंड्री को छूता है। कौन? कैस्पियन सी। बार अजरबैजान, एक बार जाके मिला करके देख लीजिए कौन कौन से देश है जिसकी बाउंड्री को छू रहे हैं। हो गया। चलिए एक चैप्टर लिखिए, बड़ा सा एक चैप्टर लिखिए, ज्वार भाटा। कैस्पियन सी में कोई नमक एक जगह नहीं है, हर जगह अलग अलग है, एवरेज नहीं है इसमें। इसमें हम इसको नमक के अनुसार लिखवाए नहीं है, इसको हम एरिया के अनुसार लिखवाए हैं। सबसे ज्यादा एरिया इसी का है। वैसे पूछा जाए दुनिया की, छोड़ो खारा पानी मीठा पानी, सुन लो, खारा पानी मीठा पानी छोड़ो, दुनिया की वैसे भी सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर आंसर होगा। खारा मीठा छोड़ दीजिए, तब भी दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर वैसे भी होगा। और दुनिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो क्या होगा आंसर? कैस्पियन सागर। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर लेक। समझ में आ रहा है? आज आपकी पहली क्लास में मानता हूं, फिर भी समझ में आ रहा है ना बात। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। क्लियर? एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल टाइम से आप आए हैं। आपकी पिछले क्लास में थे शायद, एक बार थे ना, एक ही बार है मेरे पिछले क्लास में आप थे। हाँ वही बोल रहा हूँ, आप पहली क्लास आपकी है। क्या नाम है आपका? अभय जी। पूरा नाम नहीं बोलना, अभय। अभय जिसको कोई भय ना हो, इसका मतलब यही होता है ना। अभय का मतलब तो यही होता है, डर तो नहीं आपको कुछ, किसी बात का डर नहीं ना है, फिर सही है नाम। लेकिन कई लोगों का नाम रहता सत्यवादी, सत्य प्रकाश, और वो चोरी करने में लगा हुआ है। फिर बोलता नाम में क्या रखा है। नाम कुछ भी हो, नाम बड़े और दर्शन, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या तो उसमें हम करें क्या? टाइट दे दिए टॉस तो बताएंगे। हमको लगा टॉपिक दे के कुछ एहसान उहसान तो नहीं किए हैं। टॉपिक देने का कुछ सर, टॉपिक दे दिए, कुछ लेगा इसका 1000 रुपये चार्ज लेगा सर। टॉपिक दे दिया मैंने। क्या? टाइड, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जब समुद्र के पानी ऊपर नीचे नहीं, समुद्र के पानी की दो गतियां होती हैं। समुद्र के पानी की कितनी गतियां होती हैं जी? दो गतियां होती हैं। एक होता है क्षैतिज गति, एक होता है लंबवत गति। एक होता है क्षैतिज गति और दूसरा होता है लंबवत गति। समुद्र के पानी जब नदी की तरह, नदी के धारा की तरह आगे बढ़े, जमीन के पैरेलल, जमीन के समानांतर आगे बढ़े, उसे बोलते हैं क्षैतिज गति। और जब समुद्र के पानी लंबवत परपेंडिकुलरली ऊपर उठ जाए उसे बोलते हैं लंबवत गति। तो समुद्र के पानी की दो गतियां होती है, क्षैतिज और लंबवत। जब पैरेलल चले जमीन के, नदी के जैसा बहे तो उसको बोलते हैं क्षैतिज गति। और जब पानी ऐसे उठ जाए ऊपर तो उसको बोलते हैं लंबवत गति। समुद्र में दोनों गतियां होती है, नदी में सिर्फ एक गति होती है क्षैतिज। नदी का पानी ऊपर नहीं उठता। तो समुद्र के पानी की दो गति, लंबवत गति और क्षैतिज गति। क्षैतिज गति को ही समुद्र की जलधारा कहते हैं। समुद्र के पानी की क्षैतिज गति को समुद्र की जलधारा उसी को कहते हैं, पढ़ाएंगे जलधारा अलग से। महासागर के पानी की क्षैतिज गति को क्या बोलते हैं? ओशियन करंट। समुद्र की जलधारा और महासागर के पानी की लंबवत गति को, पानी ऐसे ऊपर उठ जाए, उसी को बोलते हैं ज्वार भाटा या सुनामी। ज्वार भाटा या सुनामी। सुनामी में भी पानी ऊपर की ओर उठता है और ज्वार भाटा में भी पानी ऊपर की ओर उठता है। सुनामी और ज्वार भाटा दोनों में पानी ऊपर की ओर उठता है। यानी सुनामी और ज्वार भाटा में यही समानता है, दोनों में एक समानता है, एक इक्वलिटी है। इक्वलिटी क्या है भैया? इक्वलिटी क्या है भैया? क्योंकि दोनों में पानी ऊपर उठता है।
लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि ज्वार भाटा जो आता है, पानी समुद्र का ऊपर उठे, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र, सन मून जुपिटर और वीनस, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह जब धरती के पास होते हैं तो अपने गुरुत्वाकर्षण से धरती के पानी को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो उसको हम ज्वार कहते हैं। जब किसी अलग पिंड के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठ जाए, उसी को हम ज्वार बोलते हैं। और पानी नीचे गिरे तो भाटा कहते हैं। ऊपर पानी उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। लेकिन जब समुद्र के धरती में भूकंप आ जाए, समुद्र के धरती में भूकंप आ जाए, उसके कारण पानी छलांग ले ऊपर, उसको बोलते हैं सुनामी। यानी भूकंप के कारण जो आए उसे सुनामी, भूकंप के कारण जो आए उसे सुनामी। और सूर्य चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण अगर पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। एकदम क्लियर है बात, अंतर में कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बाल्टी पानी ले लो, एक बाल्टी पानी ले लो, ऊपर तक भर दो उसको, एकदम ऊपर तक, जगह खाली मत छोड़ो, और उसको धीरे से मत हिलाओ, झटका दो तो पानी उछलता है ऐसे। अरे धीरे गिराओ तो ऐसे ऐसे गिरेगा, झटका दोगे तो क्या होगा, पानी उछलेगा। इसी समुद्र को किसी ने झटका दे दिया तो समुद्र का पानी उछलता है। एक बार उछला तो पीछे सोचिए कितना बड़ा महासागर है, एक बार ऐसे पानी उछला तो वहाँ एक गैप बन जाता है, जहाँ से पानी उछलता है वहाँ एक छोटा सा गैप क्रिएट हो जाता है, तो पीछे से बहुत विशाल पानी वहाँ भरने के लिए गैप को आता है, जिससे इस पानी में मूवमेंट आ जाता है। ये पानी मूवमेंट करके विनाश कर देता है ना। तो समुद्र के पानी में जमीन में भूकंप आ जाए, उससे पानी छलांग ले, उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पानी ऊपर उठे तो उसे बोलते हैं ज्वार। ये दोनों में अंतर है। ज्वार सुनामी में एक अंतर समझ में आ गया। दूसरा अंतर क्या बोले कि ज्वार मानव मित्र होता है, इसको आप एंजॉय करते हैं। समुद्र के किनारे जाकर आप ज्वार लेते हैं, लेकिन सुनामी नहीं लेते, है ना। सुनामी को आप एंजॉय नहीं कर सकते। कुछ चीजों का एंजॉय हो सकता है पर एक बार, कुछ चीजों का एंजॉय एक बार हो सकता है और वो एक ही बार होगा। सुनामी का एंजॉय एक बार कर सकते हैं, आग में कूद के चल सकते हैं, तो ये सुनामी भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मानव मित्र नहीं होता। सुनामी मानव का दुश्मन होता है, लेकिन ज्वार मानव का मित्र होता है। दो अंतर हो गया। समानता क्या, दोनों में पानी ऊपर की ओर उठता है। हम सुनामी नहीं पढ़े, ज्वार पढ़ रहे हैं, टाइट पढ़ रहे हैं। सुनामी में कुछ पढ़ना भी नहीं, ज्वार हमको पढ़ना है मेनली। देखो ज्वार भाटा जो होता है, पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। तो ज्वार को हम लोग उसके हाइट के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। ज्वार को हम लोग उसके ऊंचाई के आधार पर, कितना पानी ऊपर उठा उसके आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। पहला सामान्य ज्वार, पहला सामान्य ज्वार, दूसरा उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, तीसरा निम्न ज्वार, निम्न ज्वार। अंग्रेजी की बात करें इसको बोलते हैं जनरल टाइड, जनरल टाइड। और इसको बोलते हैं हम लोग हाई टाइड, इसको बोलते हैं हम लोग लो टाइड। तीन प्रकार का होता है ज्वार, इसको नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू हाइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइड। कुछ ऊंचाई के आधार पर ज्वार के तीन भागों में बांटते हैं। समझ में आया कि नहीं आया जी? भारत देश को मिला 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब। इस बार इंडिया से मिस यूनिवर्स चुनी गई है। मुझे लगता है कि सुष्मिता सेन के बाद किस, प्रियंका चोपड़ा भी हुई थी? नहीं, प्रियंका वो तो मिस वर्ल्ड थी, वो तो मिस वर्ल्ड बनी थी, यूनिवर्स बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी वो मिस। अंतिम सुष्मिता सेन, अंतिम हरनाज संधू चंडीगढ़ की हैं, ये बनी है मिस यूनिवर्स। नोट कर लीजिएगा, एक करंट अफेयर हो जाएगा बड़ा लंबा। हरनाज संधू जो चंडीगढ़ की हैं, उन्होंने क्या जीता इस बार? मिस वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड अलग होता है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। नहीं, लास्ट लारा दत्ता, भाई गलत बोल दिया मैंने। लास्ट टाइम कौन जीती थी? लारा दत्ता, सन 2000 में लारा दत्ता, और उससे पहले जीती सुष्मिता सेन, उससे पहले थी सुष्मिता सेन, पहले थी, सेकंड में लारा दत्ता थी, और ये थर्ड है। ये हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी है 2000 में। लारा दत्ता भी याद रखिएगा, हो सकता पूछ ले इनसे पहले कौन बनी थी, है ना। लारा दत्ता वही
जिन्होंने विवाह किससे किया है? वो टेनिस खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति, उनसे विवाह किया है। अब इन सबका अभिनेत्री का सीट को रिजर्व है। एक्ट्रेस के रूप में जो यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बन जाते हैं उनका एक सीट रिजर्व होता है। पर अब कैसा काम करते हैं। अब लारा दत्ता कहाँ चली? वो भी कुछ मूवी में हीरोइन बन के आई थी, लेकिन ज़्यादा लंबा रेस का घोड़ा मतलब नहीं बन पाई, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई। एक्टिंग सबको थोड़े ना आता है, एक्टिंग जिसको आएगा वही नहीं चलेगा। ऐसने बातें हैं, नहीं पता आपको? नहीं, एक्टिंग जो करेगा वो आगे बढ़ेगा ही। पर यहाँ पर तो सब, अब कहा अमिताभ बच्चन चाहते तो अपने बेटे को चला लेते, अभिषेक बच्चन कहाँ चले? ऐसा भी नहीं है, जो इसके पास टैलेंट है ना, आप ज्यादा दिन तो उसको रोक नहीं सकते, ये बात मान के चलिए आप। कहाँ रोक रहे हैं? मनोज बाजपेयी को नेशनल अवार्ड मिला इस बार, ये सब टैलेंट है तो निकल रहे हैं। आपके पास देखिए, अगर ज्ञान है, टैलेंट है, तो आपको लोग, जो टैलेंट से ही पैसा कमाया जाता है, तो आप डायरेक्टर को पैसा कमाना है तो क्यों सड़ा हुआ लोगों को ले आएगा भाई, वो टैलेंट को ले आएगा। तो जो भी हो, तो याद रखिएगा, हरनाज संधू भूलिएगा मत, अगले में एक क्वेश्चन सही होगा। सामान्य ज्वार किसको बोलते हैं भैया? ज्वार लिखो, ऐसे लिख दो, सामान्य ज्वार लिख के डैश दे दो। देखो, जिस ज्वार में ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर तक हो, जिस ज्वार में ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर तक हो, जिस ज्वार में ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर तक हो, पूरा हर ग्रुप में आ गया ये वाला मैसेज। अभी देखिएगा 2 दिन तक हरनाज संधू सब माला जपेगा, पूरा भारतीय। कर दिया भारत ने कमाल, कर दिया भारत ने कमाल, गर्व करने का मौका दिया देश की बेटी ने, देश की बेटी ने। मतलब पूरे हर ग्रुप में आया हुआ है, जितने ग्रुप है सब में ये वाला स्क्रीनशॉट घूम रहा है। हाँ, फोटो भी देख लिए। इसलिए क्या कहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करिए, एक बार आईएएस बनिएगा, सीधे मीडिया वाले आपके पिताजी से इंटरव्यू लेंगे कि आपने इस गांव के माहौल में अपने बेटे को, अपनी बेटियों को पढ़ाने का कैसे निर्णय लिया। तो पिताजी भी एक्टिंग करते हैं, फिर बोलते मैं बचपन से ही जानता था कि मेरे बेटे मेरी बेटी कुछ करेंगे, आखिर मैंने ऐसे ही दाव पे थोड़ी लगा दिया सब कुछ। मतलब हाँ, होने के बाद मतलब पहले आप अपने पिता को, माता को गर्व करने का मौका दीजिए, और कौन देगा? आप देंगे। कैसे देंगे? मोबाइल चला के, मेहनत करके। मोबाइल चला के नहीं दे सकते, बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा आपको। देखिए, जब ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर हो तो उसे क्या बोलते हैं? हाइट, जनरल टाइट। अब लिखो उच्च ज्वार का परिभाषा, उच्च ज्वार का परिभाषा लिखो, जब ज्वार की ऊंचाई उच्च ज्वार, भाई ठंडा नहीं लग रहा है? तुम्ही को बोल रहे हैं, सर स्वेटर पहन लिया करो यार, मार देगा ठंडा तो फिर क्या करोगे? देखिए आगे क्या लिखा, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं, तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं, तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं, हाई टाइड। तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। अब निम्न ज्वार लिखिए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20%
कम हो जाए तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं, तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। सुनो, दुनिया के सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? सबसे निचला ज्वार कहाँ आता है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी। ले लो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में, 18 मीटर ऊंचा। लिखो ना, पहले पते पूछ लो, एड्रेस है कि सर कहाँ है, तब लिखेंगे, ना तो ना लिखेंगे, मत लिखो। ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अभी तक क्या सुन रहे थे? उत्तरी अटलांटिक महासागर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है, लिख लिए। 18 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचाई रहता है इसका? इसकी ऊंचाई कितना रहता है बच्चा? 18 मीटर। इस ज्वार की ऊंचाई कितना रहता है? 18 मीटर तक। और सबसे निचला ज्वार कक्ष की खाड़ी में। सबसे निचला ज्वार कक्ष की खाड़ी में। सबसे निचला ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे निचला ज्वार विश्व का सबसे निचला ज्वार आता है कक्ष की खाड़ी में। कक्ष की खाड़ी इंडिया में है। कहाँ है जी? इंडिया में कहाँ? गुजरात में, राजस्थान में। ये यही तो है कक्ष की खाड़ी। यही कक्ष की खाड़ी, बस इतना ही दूर। और ये खंभात की खाड़ी है। जानकारी के लिए लिख लो, इसको लिखो कक्ष की खाड़ी। इसको लिख लो कक्ष की, न बिना बनाए काहे लिखो? इसको लिखो खंभात की खाड़ी। बिना बनाए कैसे लिख दोगे? फिर बनाने का फायदा? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऊंचा होता है। खंभात, खंभात, खंभात। अभी तक कितने मिस यूनिवर्स हो गए? 3। कौन कौन? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज। हम चाहते हैं याद हो जाए आप लोगों को। अगले एग्जाम में कहीं भी आए तो टिक मारिए खटाक से। हो गया? मिटा दें? खंभात की खाड़ी बोले, कुछ नहीं बोले। अच्छा, सेकंड नंबर लारा दत्ता। लारा दत्ता नहीं देखो। पहला मिस वर्ल्ड, पहला मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन हो गई। रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? कुमारी रीता फारिया। चलिए देखिए, अब हो गया ये, समझ में आ गया इतनी बातें। अब समझिए आप लोग। अब पूछिएगा सर जनरल टाइड कब आता है, हाई टाइड कब आता है, लो टाइड कब आता है, कौन सा कंडीशन बनेगा
हम समझते हैं कि लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम मुझे सुनना। ये जो आप लोग छेप छेप के नोट्स बनाते हैं ना, लाल पीला हरा काला ब्लू, वो ठीक उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़रूरत है मुझे सुन लेना। जो सब काम नहीं आना है, काम बोलेंगे वही आना है। हम जान रहे हैं बात। आखिरी बात, ये डायलॉग क्यों मारते हैं? इसलिए तो मारते हैं भैया कि कॉपी वाला चीज काम है, आने वाली पीढ़ी को काम देगा। मतलब याऊ चलाक है, एक एक पैसा में बाल बच्चा भी पढ़ ले। सुनो, हम कह रहे हैं कि सुनो, नहीं तो अभी मंगवाएंगे बाहर से छड़ी, सपा सब सबको देना शुरू कर देंगे ठंडी में, उल्टे हाथ को भी देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे। चलो जल्द सुनो। अब सवाल आप पूछिएगा, पूछते तो है नहीं, आप हम ही को पूछना पड़ता आपकी तरफ से कि उच्च ज्वार कब आएगा सर, निम्न ज्वार किस दिन आएगा, रोज आएगा क्या, निम्न ज्वार भी रोज, उच्च ज्वार भी रोज, साधारण ज्वार भी रोज, क्या रोज ये सब आएगा या कुछ डेट फिक्स होगा? हम लोग अब जानेंगे किस दिन आएगा उच्च ज्वार, किस दिन आएगा निम्न ज्वार और किस दिन आएगा सामान्य ज्वार। तो सबसे पहले लिखिए उच्च ज्वार की शर्तें। कंडीशन फॉर हाई टाइड, कंडीशन फॉर हाई टाइड लिखो, वही बताने वाले हैं अभी, वही बताने वाले जो बोल रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो वही बताने वाले हैं। कंडीशन, चिंता मत करो, अंतिम में बता लेंगे तो सवालों का झड़ी लगा देना। पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोलो बच्चा, क्या पूछना चाहते हो? आज तुम्हारी मुरादें पूरी कर दी जाएंगी, मांगो जो मांगना चाहते हो। वर मांगो। सुनो, कंडीशन फॉर हाई टाइड, उच्च ज्वार के लिए शर्तें। कंडीशन फॉर हाई टाइड, सूरज चंद्रमा और सुनना से, सूरज चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाए, चाहे वो जिस दिन आ जाए उस दिन आएगा हाई टाइड। क्या आएगा भैया? when sun moon and earth placed in a straight line, when sun moon and earth placed in a straight line then high tide came। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो क्या आता है? उच्च ज्वार। ही मत बनाना। तो क्या आता है भैया? उच्च ज्वार। कैसे? अब देखो, मान लो कि ये मून है, चंद्रमा है, समुद्र का है धरती पर, समुद्र धरती पर है, चंद्रमा ने फोर्स लगाया F1 और सूर्य ने फोर्स लगाया F2। ठीक है, आप किसी को पकड़ के खींच रहे थे, एक आदमी आपको पकड़ के खींचने लगा, उसका भी फोर्स जुड़ जाता है उसमें, तो बहुत आसानी से सामने वाला खींचा जाता है। आपको खींच रहा है फिर आप किसी और को खींच रहे हैं, तो फोर्स दोनों का ऐड हो गया। वैसे ही जब सब एक लाइन में होते हैं तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाता है। क्या फोर्स हो जाएगा? F1 प्लस F2 फोर्स हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो जाहिर सी बात है पानी 20% ज्यादा ऊंचा उठेगा। सुनो, रुक तो जाओ, तुम तो पता नहीं क्या सोचते रहते हो, क्या घबरा जा रहे हो? इतना घबराने की जरूरत क्या है? विपरीत खींचेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इधर आओ, गलती सलती बात बोल देते हो बीच में। जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम समझा लेंगे तब बोलना कंफ्यूजन है। कंप्लीट हो जाए कि हम समझा लिए जी, हो गया कंप्लीट, अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, तो बोल देना कंफ्यूजन। दिक्कत इसमें क्या है? समझा लेना। F1 और F2 दोनों फोर्स जुड़ गया, जाहिर सी बात है पानी थोड़ा ऊपर उठेगा तो हाइट टाइड आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। विपरीत फोर्स अभी छोड़ दो। एक नियम होता है, किसी भी घूमने वाली चीज पर एक नियम होता है कि कोई भी घूमने वाली चीज पर अगर एक तरफ आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी उतना ही फोर्स लगेगा। उसके अपोजिट में भी क्या लगेगा? जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही फोर्स उसके अपोजिट में भी लगेगा। मान लीजिए घूम रहा है कोई चीज और उसमें यहाँ पर उसको ऊपर की एक फोर्स लगा, तो उसके अपोजिट में भी एक फोर्स लगेगा, उसी के अपोजिट।
यानी जितना फोर्स यहाँ लगा है उतना सेम टाइम में उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। नियम के अनुसार धरती चूंकि घूम रही है, धरती चूंकि रोटेट कर रही है, तो रोटेशनल मोशन के नियम के अनुसार क्या कहता है, रोटेशनल मोशन के नियम के अनुसार क्या कहता है भैया, क्या कहता है भैया, रोटेशनल मोशन के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, अगर एक तरफ फोर्स लगा तो उसके अपोजिट साइड भी उतना ही फोर्स उसी समय लगेगा। यानी पूरे धरती पर अगर एक जगह टाइड आता है तो उस समय उसके अपोजिट पोल पे भी टाइड आएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक समय में दो जगह पे हाई टाइड आएगा और तब आएगा जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाए। अब आप कहिएगा सर ये वाला बात तो समझ में हमको आ गया, इधर F1 प्लस F2 तो इधर पे F1 प्लस F2, पर सर ये वाला बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो फोर्स जुड़ नहीं रहा है, फोर्स इधर सूरज इधर लगा रहा था चांद, फिर कैसे होगा हाई टाइड। आपने तो कहा है कि दोनों में आ गया हाई टाइड, आपने तो ये बोला, हमसे आप पूछिएगा कि आपने तो ये बोला कि दोनों में हाई टाइड आएगा, फिर इसमें तो समझ में आ गया दोनों मिलकर खींच रहा था, ये में तो दोनों दो तरफ से खींच रहा है। मान लिए भैया सूरज खींच रहा है F2 बल से इधर, चांद खींच रहा है F1 बल से इधर, आपकी बात बिल्कुल राइट है, दो तरफ खींच रहा है तो फिर हाई टाइड कैसे आएगा, फिर तो टाइड की हाइट कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अभी आपको मैंने क्या कहा कि पृथ्वी घूम रही है और किसी भी घूमती हुई चीज पर अगर एक तरफ फोर्स लगाई तो उसका अपोजिट फोर्स भी लगता है, तो सूरज इधर अपना फोर्स लगा रहा है, इसका अपोजिट में इधर भी फोर्स सूरज वाला आ जाएगा, चांद इधर लगा रहा है तो इसका अपोजिट फोर्स इधर आ जाएगा, फिर F1 प्लस F2 हो गया। बहुत कंफ्यूजन है ना, है उस कंफ्यूजन का लेवल डाउन हुआ, इसमें भी क्या आएगा हाई टाइड, क्या आएगा हाई टाइड। समझ में आया कि नहीं आया, सूरज का अपोजिट फोर्स इधर आ जाएगा, चांद का अपोजिट इधर आ जाएगा, फिर जुड़ गया दोनों। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सुनो एक बात और, यही कंडीशन होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, यही कंडीशन होता है सूर्य ग्रहण का भी और चंद्र ग्रहण का भी। देखो पृथ्वी देख रही थी किसको, सूरज को, तो बीच में कौन आके देखने लगा, चांद, बीच में कौन आके देखने लगा, चांद, चांद देखने लगी, लगा नहीं, पृथ्वी देख रही थी सूरज को, तो बीच में कंपटीशन हो गया चांद और पृथ्वी के बीच, तुम नहीं देखोगे हम देखेंगे, तो बीच में अगर कौन खड़ी हो गई आकर के, चांद, जितना दूर चांद खड़ी हुई उतना दूर सूरज क्या हो गया, ढक गया, जितना दूर आके चांद खड़ी हो गई उतना दूर सूरज क्या हो गया, ढक गया। यानी पृथ्वी के यहाँ के लोगों को सूरज दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तो किसका ग्रहण हुआ, कटा कौन, सूरज, कटा कौन, सूरज, तो कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण, समझ में आया, कौन सा ग्रहण, कभी भी बीच में सूरज नहीं आता। एक बात और ध्यान रखें आप लोग, बीच में कभी भी सूरज, हम बता रहे हैं यहाँ डिस्कशन उधर चल रहा है, हम बोल रहे भाई तुम आओ यहाँ, हम वहां बैठते हैं, आ जाओ आ जाओ भाई, मुझे किसी सीखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मेरा छात्र भी क्लास ले रहा है मैं पूरी तरीके से एक्टिंग करता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ाता था, हमसे हम बोले बेसिक कंप्यूटर सिखा दो मुझे, बोला सर क्लास में आना पड़ेगा। हम क्लास में जब गए तो मेरा वो स्टूडेंट पक्का स्टूडेंट, पैर छूने वाला, हम जब वहां गए तो स्टूडेंट जैसे एकदम आराम से बैठे थे, पूरी बात सीख रहे थे। अब रोटेशनल मोशन का नियम आप पढ़ते रहिएगा आराम से, लेकिन जब आप घुमाइए किसी चीज को, एक तरफ घूमते हुए उठाइए उसको तो दूसरे तरफ भी उठेगा, वैसे समझा रहा है बात, एक तरफ उठाइए, घूमते घूमते उठाइए तो देखें कुछ देर बाद जैसे यहाँ उठाए उधर भी, अब घूमते हुए आप देखते भी होंगे ऐसे ऐसे करता है, समझा रहा है बात। अब मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ हम करेंगे नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ाने के मास्टर है, मैथ कम नहीं है, ठीक है। रोटेशन मोशन का नियम क्या कहता है भैया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझा रहा है बात, तो ये भी क्लियर है बात। अब तुमको क्या दिक्कत था जो बीच में बोल रहे थे, हिंदी पढ़वाओ हमसे। चांद स्त्रीलिंग है, हाँ, चंदा मामा वो तो अलग बात है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के बच्चे को खे, तो चंदा मामा अलग है, लेकिन चांद अगर बात करें या चंद्रमा कहें तो सब स्त्रीलिंग है। हाँ, जितनी भी पॉजिटिव सेंस की चीजें होती है सब स्त्रीलिंग होती है, जैसे किताब पॉजिटिव चीज है, पढ़ने में फायदा करेगा आपको तो स्त्रीलिंग है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। राहड़ और अरहर सुनने में बढ़िया कौन लग रहा है,
राहड़ और अरहर, सुन तो लो। राहड़ और, अच्छा हाथ उठाना, राहड़ और अरहर में दोनों तो एक ही दाल है। राहड़ की दाल बोलो चाहे अरहर की दाल बोलो एक ही बात है। तो पूछ रहा हूँ, सुनो पहले। इसमें राहड़ सुन के आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ शहरी टाइप का लग रहा है, या अरहर सुन के? किनको किनको राहड़ सुन के लग रहा है पॉजिटिव, शहरी टाइप का, बेहतर टाइप का? अरहर की राहड़, अरहर तो अरहर स्त्रीलिंग होगा, अरहर पुल्लिंग होगा। दाल एक ही है पर नाम बदला तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। अब आज के बाद स्त्रीलिंग लिंग निर्णय करने आएगा परीक्षा में तो कर लोगे। कुछ बढ़िया सुनने में आए, लगे कुछ स्वादिष्ट है, खाने में ठीक लग रहा है, थोड़ा सा सुनने में ठीक लग रहा है, फायदा करने वाला चीज है, वो सब क्या होगा? स्त्रीलिंग। जितना नुकसान करने वाला चीज है वो सब पुल्लिंग है। याद हो गया? ये जनरल चीज बताया हूं, परीक्षा में भूल जाने पर सब खराब है। बढ़िया कौन है इसमें, है ना? देखिए बात सही है, इधर आओ। सब अधूरा है। कभी सुना है कि इसके बिना आंगन सूना लग रहा है? लेकिन नारी के बिना सुनोगे नारी के बिना बेटी घर में ना हो तो कंप्लीट नहीं होता। परिवार आपकी कंप्लीट बिना बेटी के नहीं होता, चाहे 5 बच्चा हो जाए, 10 बच्चा हो जाए, लेकिन बेटी के बिना काम नहीं होता। तो बेटी के बिना सुना होता है, कहीं बेटा के बिना सुना है? ऐसा होता है? ना सुना होता है। माँ के बिना सुना ज्यादा हो जाता है। माँ नहीं होती घर में ना तो ज्यादा सुना लगता है, पिता ना हो तो उतना ज्यादा सुना नहीं लगता। तब एकदम तुम एकदम बायसनेस तुम्हारे अंदर आ गया है, लड़कियों के खिलाफ पता नहीं पीड़ा कोई डाल दिया तुम। ऐसा मत किया करो। सब ठीक है, चलो इधर आते हैं। तुम भी ठीक, हम भी ठीक, इधर आ। सुनो, ये समझ गए? बीच में चांद आ गया, जितना दूर चांद आ गया सूरज क्या हो गया, ढक गया। तो किसका ग्रहण? सूर्य ग्रहण। तब पूछा जाए कब लगेगा सूर्य ग्रहण, तो बोलेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण। और चूंकि चांद का कोई अपनी रोशनी नहीं है, चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूरज की रोशनी से चांद चमकता है, लेकिन पृथ्वी बीच में आने से चांद पर छाया पड़ जाता है पृथ्वी का। अब इस पर सूरज का रोशनी कैसे पड़ेगा भाई? ऐसे पड़ेगा ना किनारे से, सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगा किनारे से, क्यों भाई? तो किनारे तो चमकेगा पर बीच में जितना दूर धरती है उतना दूर चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ेगा, जिससे चंद्रमा कैसे दिखेगी? अंधेरा। चंद्रमा कैसे दिखेगा भैया? अंधेरा। तो चांद दिखेगी नहीं, उतना चांद कट, जितना दूर धरती है उतना दूर चांद कट जाएगी, और चांद कट जाएगी तो किसका? चंद्र ग्रहण। कभी पूछे चंद्र ग्रहण कब आता है, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें बीच में अगर सूर्य रखा है, अगर सूर्य को बीच में रखा है तो ऐसी गलत हो गया। कभी सूरज बीच में आता नहीं। कंपटीशन करना है तो चांद पृथ्वी करे, है ना? दोनों कंपटीशन करते रहते कि हम देखेंगे हम देखेंगे। बीच में अगर चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण बीच रखना पड़ेगा। और परीक्षा में भूल भी गए तो हो जाएगा, कौन बीच में आ जाए तो कौन ग्रहण। अब कभी भूलेंगे आप? एक प्रश्न और है, इस चंद्र ग्रहण लगेगा कब? जिस दिन चांद होगी उसी दिन ना। अरे कटेगा कोई कब? जब होगा। अमावस्या के दिन चांद होती ही नहीं तो कटेगी क्या? तो किस दिन लगेगा चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा को। भूलेंगे आज के बाद? नहीं, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। ये कब होगा? अमावस्या। ये कब होगा? पूर्णिमा। फुल मुंडे, नो मुंडे, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अमावस्या को? नो मून डे, फुल मून डे। नो मुंडे अब फुल मुंडे नहीं कर देना है वो बना लो फोटो को। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है जी? अब आवाज सुमित कुमार के पास। बताओ सुमित, अब क्या क्या दिक्कत है? आओ, हम तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कहीं दिक्कत है तो बताएंगे। आज ज्यादा दिक्कत है तो टाइम लेकर बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं किसी को पूछने से। कभी मैंने मना किया? सबसे लिबरल सबसे सीधा मास्टर कौन है आपका? हम, जो कभी डांटते नहीं, कभी फटकारते नहीं, सबसे बात करते नहीं करते बात आप लोगों से। किसी को मुझसे डर लगता है?
कोई ऐसा बच्चा जो मुझसे डरता हो? वो तो तुम्हारा हिटलर ही है। एक शादी हुआ, उसमें हेलीकॉप्टर बुक था विदाई के लिए। तो पूरा गांव भीड़ लगा दिया देखने के लिए, 3 4 5 गांव के आदमी भी और आ गया हेलीकॉप्टर देखने, विदाई देखने नहीं, हेलीकॉप्टर देखने। गांव में विराट दिखा रहा है, लेकिन चलन है। लेकिन अभी ये आया है न्यूज, उत्तर बिहार में कौन गांव है, पता नहीं, कहीं एक लड़का हेलीकॉप्टर लेके आया तो पूरा 5 6 गांव के आदमी वहां 2 घंटा पहले से हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। बताइए, ये तो भारत की स्थिति है। जेसीबी के पीछे भी लोग भागने लगता है, नहीं जेसीबी आ गए तो उसको देखने के लिए बैठ जाते हैं लोग, जेसीबी। हमारा बिहार और ज्यादा आगे इसमें। आप तुम सूरज चमका दिए, गोल एकदम सूरज बना दिए। सूरज नारायण भी सोच रहे होंगे कि नहीं, इसको वर इसको आशीर्वाद दो भैया, जल्दी से आईएएस बने। हम लोग तो आधे सूरज बनाए हैं, तो आधे आशीर्वाद देंगे सूरज नारायण हम लोगों को। आग भी निकल रहा है। जिस बात, कितना सीखा, जिस बात से किसी को अच्छा ना लगे, नहीं बोले आप पर गुस्सा से देखें। चलाना पड़ेगा। पूर्णिमा अमावस्या भी लिख देना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण इसको चंद्र ग्रहण अमावस्या पूर्णिमा लिख देना, ताकि बाद में रिवीजन करने के लिए ठीक रहे। अब लिखिए कंडीशन फॉर लो टाइड। अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से। ठीक है, कंडीशन फॉर लो टाइड, निम्न ज्वार के लिए शर्तें। निम्न ज्वार के लिए शर्तें, निम्न ज्वार के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर लो टाइड। वो लिख दिए थे ना, व्हेन सन मून एंड अर्थ, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो ज्वार आता है। ये लाइन लिखे थे आप, तो लिख लो नेक लाइन, उसी में वहां जोड़ दो, जगह खाली है तो। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो निम्न ज्वार आता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी उच्च ज्वार आता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो उच्च ज्वार आता है। व्हेन सन मून एंड अर्थ प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो उच्च ज्वार आता है, तो उच्च ज्वार आता है, तो उच्च ज्वार आता है। एक सीध में आ जाए तो उच्च ज्वार आता है। हो गया। अब लिखिए कंडीशन फॉर निम्न टाइड, निम्न कंडीशन फॉर लो टाइड, निम्न ज्वार के लिए शर्त लिखो। जब सूर्य पृथ्वी, रुक जाओ, हाँ, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर आ जाए। अगला लिखो, निम्न ज्वार की शर्त में लिखो, निम्न ज्वार वाले शर्त में लिखो आप। देखो, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री पर आ जाए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री पर आ जाए,
मतलब कि समकोण पर आ जाए। 90 डिग्री माने क्या पढ़ते हैं? समकोण। समकोण पर आ जाए तो क्या आता है? निम्न ज्वार। तो क्या आता है? हो गया? देखो बनाते हैं। बोले ये कंडीशन सर किस दिन होता है? तो समझ में आ गया कि हर एक महीना में पूर्णिमा अमावस्या को क्या आएगा? हाई टाइड। हर एक महीना में जरूरी है पूर्णिमा अमावस्या को तीनों एक सीधे में रहते हैं। क्लियर है? हाँ आएगा, श्योर आएगा, 100% आएगा। ठीक है। हाँ अब देखिए, अब हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो भी सही, ये भी नहीं होता। ये अर्थ है और ये मून है। एक कंडीशन है, ये सन है, सॉरी ये मून है, अर्थ है और ये सन है। बनाइए। ये कंडीशन कब होता है? तीनों 90 डिग्री पर कब आ जाते हैं? तीनों 90 डिग्री पर कब आ जाते हैं? हर महीने के सप्तमी और अष्टमी। ये कंडीशन कब होता है? होना ही है। हर सप्तमी अष्टमी होता है ना, सप्तमी अष्टमी एकादशी द्वादशी सब हिंदी का महीना लिखो। ये लिख लो, कंडीशन बना लो, नीचे लिख दो कि हर महीने के सप्तमी अष्टमी को ऐसा होता है। हर महीने के सप्तमी अष्टमी को कंडीशन होता है। देखो फोर्स बटन, फोर्स क्या हो गया? रियल में की बात, लो टाइड के कारण यहाँ भी आएगा लो टाइड। उल्टा लगता है, उल्टा लो टाइड आएगा। सब लो टाइड कंडीशन। लो टाइड फोर्स यहाँ भी, चांद काम लग रहे हैं।